हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो कि आपका पार्ट 3 ये है। इसमें देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका आया था 1872 में। और जो कॉन्ट्रैक्ट है एक टाइप का एग्रीमेंट होता है। तो अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इन्फोर्सेबल बाय लॉ मतलब कि जो है कानून के द्वारा स्वीकृति मिल जाए। कोई भी एग्रीमेंट हो उसको कानून पास कर दे, तो कानून द्वारा वो लिखित में या फिर उसको पास किया जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो एक चीज़ आप याद रखिए, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो सारे एग्रीमेंट होंगे। लेकिन एग्रीमेंट कोई ज़रूरी नहीं कि कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो। सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो एग्रीमेंट होंगे। पहले एग्रीमेंट होता है, अगर वो पास हो गया कानून द्वारा तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ओके। तो एग्रीमेंट्स दैट आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब ये है कि जो एग्रीमेंट कानून द्वारा पास नहीं होते हैं, स्वीकृति नहीं मिलती है उनको, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाते हैं। एंड एग्रीमेंट मीन्स अ प्रॉमिस ऑफ सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसाइडेशन ऑफ ईच अदर। मतलब दो पार्टी होती हैं, उनके बीच जो एग्रीमेंट होता है, तो दो पार्टी की प्रोमिसेस, सेट ऑफ प्रोमिसेस इसको कह सकते हैं। जैसे एक पार्टी ए है, दूसरी पार्टी बी है, दोनों ने कोई कंस्ट्रक्शन लोग को लेके किसी काम को लेके एग्रीमेंट दिया कि हाँ हमको ये काम कराना है, तो उन्हें कहा हाँ हम पूरा काम करेंगे। तो दोनों के बीच लिखित में अगर कोई चीज़ लिखवा ली जाती है कि हाँ ये करना है, तो उसी को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एग्रीमेंट को लिखित में इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स देख लेते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हैं। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, परसेंटेज रेट, लमसम कॉन्ट्रैक्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट, टारगेट कॉन्ट्रैक्ट और नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें और भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसको आप विस्तार में भी, आइटम रेट जो होता वो आइटम को लेके बनाया जाता है, पार्टिकुलर आइटम यूनिट पे लेके उसको बनाया जाता है। परसेंटेज रेट परसेंटेज को लेके बनाया जाएगा। ऐसे ही सारे हैं। लेबर में जैसे लेबर चार्ज को वो लोग लेके बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट के टाइप हो जाते हैं। और फिर एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे, लेबर सेफ्टी एंड वेलफेयर लॉ। तो लेबर सेफ्टी मतलब लेबर जो मज़दूर होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए जो कानून द्वारा कानून पास किए गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए, वो कौन कौन से, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, दूसरा है मिनिमम वेजेस एक्ट, तीसरा है फैक्ट्री एक्ट 1948, चौथा है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, पांचवा है लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1962, फिर छठा है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, फिर देखिए ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ये सारे जो हैं आपके लेबर सेफ्टी एंड वेलफेयर लॉ हैं, इनको भी याद रखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वेरियस लॉ रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसमें आप लीगल एस्पेक्ट्स जो होते हैं प्रोजेक्ट के, वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे, आगे करते हैं। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लैंड एक्विजिशन इन इंडिया। लैंड एक्विजिशन क्या होता है? लैंड एक्विजिशन लैंड एक्विजिशन होता है, इट रिफर्स द प्रोसेस बाय विच यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया एक्वायर्स प्राइवेट लैंड फॉर द पर्पज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, अर्बनाइजेशन, प्राइवेट लैंड एंड प्रोवाइड्स कंपनसेशन टू द अफेक्टेड लैंड ओनर्स। मतलब इसका सीधा है कि अगर कोई भी आपकी ज़मीन है, कोई भूमि है, लैंड है, प्राइवेट लैंड है आपकी पर्सनल, उसको जो है गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर यूनियन गवर्नमेंट हो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, उसको अपने यूज़ में ले लेती है। किस लिए लेती है? इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि औद्योगिकरण करने के लिए, जैसे इंडस्ट्री वगैरह बनवाना है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए आपको डेवलप करना है सिटी को, तो उस लिए जैसे कि रेलवे लाइन बिछवानी हो गई, रेलवे लाइन का काम चलाना है, या कोई जो है पब्लिक पब्लिक के यूज़ में ऐसी चीज़ आए, वहाँ पे जैसे अर्बनाइजेशन करना है, मतलब शहरीकरण कह सकते हैं, ऑफ द प्राइवेट लैंड एंड प्रोवाइड कंपनसेशन टू द अफेक्टेड लैंड ओनर्स। मतलब कि जो भी वो प्रभावित होगी भूमि जो उन्होंने ली है उसका मुआवजा दिया जाता है।
आपको मुआवजा मिलेगा और उसको आपसे गवर्नमेंट खरीद लेगी, फिर अपना जो है काम करवाएगी। देयर रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, फिर उसको रीसेटलमेंट करके दोबारा से अपने हिसाब से वो काम करती है उस पर। तो इसी को लैंड एक्विजिशन, इसको हिंदी में बोलते हैं भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण, अब समझ गए होंगे कि भूमि को अधिग्रहित करना मतलब अपने अपने गवर्नमेंट जो है पावर में ले लेती है। तो फॉलोइंग आर द टू बेसिस ऑफ लैंड एक्वायर्ड इन इंडिया, टू बेसिस पे जो है इंडिया में भूमि को हम अधिग्रहण कर सकते हैं। नंबर 1 परमानेंट लैंड हो सकती है या फिर टेम्परेरी लैंड हो सकती है। तो परमानेंट में समझ ही रहे नाम से ही, उसको परमानेंटली के लिए मतलब गवर्नमेंट अपने नाम पे रख ले रही कि हाँ ये गवर्नमेंट लैंड हो गई। तो लैंड इज एक्वायर्ड परमानेंटली फॉर द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब जितनी उसकी प्रोजेक्ट की लाइफ है तब तक के लिए लगभग एक्सपेक्टेड लाइफ, मतलब हमने डिज़ाइन कर लिया कि हाँ 20 साल के 30 साल के लिए ये लाइन बिछवाना है या कितने भी समय के लिए है, तो उस टाइम के लिए वो परमानेंट लैंड गवर्नमेंट की हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कंसाइडर केस ऑफ लेइंग न्यू पाइपलाइन बिछवानी है आपको, तो लैंड इज रिक्वायर्ड परमानेंटली along the pipeline route and facility sites such as pump station, metering station, block valve station, inert ground beds, power line, pylons etc। तो ये सब चीज़ों के लिए जितनी भी भूमि लगेगी तो उसके लिए जो है वो परमानेंट गवर्नमेंट आपसे खरीद लेती है या उसको अपने नाम पे करवा लेती है, उसको मुआवजा आपको दे देती है। इसको हम परमानेंट लैंड बोलेंगे। फिर टेम्परेरी क्या होती है? ऑल एरियाज विच आर नीडेड एडिशन to the permanently acquired land order to carry the construction and installation of the pipeline system and associated facility are required on temporary basis। अब जैसे किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारी वहाँ पे जगह चाहिए होती है, हमें कंस्ट्रक्शन कराने के लिए काम हो रहा है, इंस्टॉलेशन ऑफ द पाइप हो रहा है, तो इस काम के लिए जो भी भूमि वहाँ पे लगेगी टेम्परेरी बेसिस पे लेते हैं कि जब तक काम मतलब कंप्लीट नहीं हो जाता है उसको हम यूज में लेते हैं वहाँ मटेरियल रखने के लिए कुछ भी, तो उसको टेम्परेरी कुछ दिन के लिए लेती है फिर इसको छोड़ देती है, आप फिर से उसको यूज कर सकते हैं। ये होता है आपका टेम्परेरी लैंड। आप देखते होंगे कि टावर्स बने होते हैं बहुत जगह, जैसे जियो का टावर है, कोई भी टावर लगना है मोबाइल का, तो वहाँ पे गवर्नमेंट आपको पैसा देती है जितनी जगह में आपके टावर लगा होता है उसका रेंट देती है पर ईयर कैसे करके, वो समझ लीजिए टेम्परेरी रहता है, और जब टावर हटा लिया जाता है फिर आपको भूमि आपकी हो जाती है। ये होता है टेम्परेरी। तो दिस इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्टर कैंप, स्टोरेज यार्ड्स, अदर एक्चुअली एरिया नीडेड स्टोरेज ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स। देखिए वही चीज़ लिखी, मटेरियल्स और इक्विपमेंट को रखने के लिए। एक कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार रह रहे हैं और वहाँ पे जो भी चीज़ें आवश्यकता हैं काम करने के लिए, उन सब चीज़ों को रखने के लिए जो भी जगह लगती है उसको हम टेम्परेरी लैंड में यूज करते हैं। तो ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क इसका देखें, संविधान में भी अगर कुछ देखा संवैधानिक इसका ढांचा देखा जाए तो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में आया था, ये भी याद रखेंगे आप। फिर लैंड कैन बी एक्वायर्ड आइदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, वही चीज़ लिखी है, बस आप समझ गए होंगे, इतना बहुत है। आर्टिकल याद रखना 31(2) है, अगर याद रहे तब ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो अब इसको आप लिख सकते हैं। फिर देखिए इंडियन लॉ रिलेटेड टू लेबर सेफ्टी एंड वेलफेयर, वही है पेमेंट वेजेस एक्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक्ट रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ वेजेस, दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रेगुलेट द पेमेंट ऑफ वेजेस, इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स, मतलब उनके जो पेमेंट दिए जाते हैं लेबर्स को उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है, और उनकी फाइन्स जो लगेगी वो आपसे पहले से निर्धारित होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट वेजेस आर टू बी पेड प्रॉम्प्टली मंथली बेसिस और एनी पर्सन टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विस हिज वेजेस शुड बी सेटल विद इन 2 days ऑफ द टर्मिनेशन, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को लेबर को आप टर्मिनेट कर रहे हैं दूसरी जगह या फिर मंथली बेसिस पे पेड है, तो उसको 2 दिन पहले सेटल होने से पहले उसका जो है सैलरी मिल जानी चाहिए, उसको पैसा पेड होना जाना चाहिए। जैसे आपका मंथली है तो 2 दिन पहले सैलरी आ जानी चाहिए, या फिर उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसकी सैलरी 2 दिन पहले मिल जानी चाहिए। ये चीज़ इसमें लिखी गई। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट उसका मतलब कितने टाइम से मिलेगा। फिर मिनिमम वेजेस एक्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट प्रोविजन इज मेड फॉर द स्टैट्यूटरी फिक्सेशन ऑफ अ मिनिमम रेट ऑफ वेज इन एस्टेब्लिशमेंट,
तो मिनिमम कितना मिलना चाहिए वो इसमें इस्टेब्लिशन के समय जो है पहले से निर्धारित हो जाना चाहिए कि हाँ मिनिमम इतना इसका रेट मिलेगा, वेजेस का हर काम के लिए कितना पैसा दिया जाएगा पहले से निर्धारित होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। मतलब कह सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट डिफरेंट मिनिमम रेट्स कैन बी फिक्स्ड डिपेंडिंग अपॉन द क्लास ऑफ वर्क। मतलब हर क्लास के लिए आपका एक फिक्स रहता है न्यूनतम कितना पैसा देना चाहिए। जैसे लेबर है, काम कर रहा है, मिस्त्री है, उसको न्यूनतम कितना पैसा देना चाहिए वो हर काम के लिए फिक्स रहता है। जैसे टाइप ऑफ पर्सनल एम्प्लॉयड्स एडल्ट्स मतलब कैसा है, जैसे बुढ़ा है तो उसके लिए कितना होगा और जवान है उसका कितना पैसा होगा, एज के भी डिफरेंट करता है इस पर। फिर परमानेंट एम्प्लॉय है तो उसका कितना रहेगा, या अप्रेंटिस तौर पे है उसका कितना रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ वर्क। आप दिल्ली में काम कर रहे हैं तो कितना पैसा देना होगा आपको मिलेगा, और अगर आप लखनऊ में कर रहे हैं तो कितना पैसा आपको मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो है पहले से निर्धारित की जाती हैं। फिर ये फैक्ट्री एक्ट क्या है। फैक्ट्री एक्ट में क्या है, अंडर दिस एक्ट हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर वर्किंग आवर्स एनुअल लीव एक्सीडेंट एंड एनी पेनल्टी टेकन केयर ऑफ। मतलब इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, आपके स्वास्थ्य को, सुरक्षा को, आपके जो है वेलफेयर को, वर्किंग आवर्स को मतलब कितने घंटा आपको काम कर रहा है, और जो है साल में एनुअल लीव मतलब कितनी छुट्टियां मिलेंगी, या कोई दुर्घटना हो जाती है एक्सीडेंट्स को, एनी पेनल्टी कोई भी जैसे आप पे पेनल्टी लगती है तो उसका जो है पहले से ये चीज़ें इस एक्ट में लिखी हुई हैं। रिगार्डिंग हेल्थ अरेंजमेंट फॉर प्रॉपर क्लीननेस ऑफ परमिशन डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वेंटिलेशन कंफर्टेबल वर्किंग टेम्परेचर आर टू बी मेंटेन। मतलब कितना टेम्परेचर होना चाहिए, साफ़ सफाई वहाँ की, वेस्टेज क्या है, वेंटिलेशन मतलब हवा कैसी लग रही, मतलब सही तरीके से आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल रहा है कि नहीं, कंफर्टेबल वर्किंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें फैक्ट्री एक्ट में लिखी हुई हैं सारी। फिर नॉर्मली द वर्किंग आवर्स रेस्ट्रिक्टेड 8 आवर्स पर डे। मतलब नॉर्मली जो है 8 घंटे पर डे होता है आपको काम करना है, विद अ लंच ब्रेक फॉर हाफ आवर। उसमें जो है हाफ आवर का आपको लंच मिलेगा। टोटल ऑफ नॉट मोर देन 48 आवर इन अ वीक। मतलब टोटल जो है आपको एक सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना है। मतलब 8 एक दिन का हो गया तो 8 सते 56, 56 घंटे हो गया। एक उसमें समझ लीजिए छुट्टी भी मिलेगी तो आप 56 घंटे टोटल हो गए, तो 8 छंग 48, 48 घंटे आ रहा है पूरा। तो एक वीक में आपको 48 घंटे, इससे ज़्यादा काम नहीं करना है, ये इसमें जो है नहीं करवाना है आपको लेबर से, ये भी लिखा हुआ है। फिर वर्कर एंगेज्ड हॉलीडे, अगर छुट्टियाँ पड़ रही तो कंपनसेटरी लीव टू विच गिवन। मतलब उसको छुट्टी देनी चाहिए, अगर छुट्टी मिल रही कोई त्यौहार है तो उसको छुट्टी मिलनी चाहिए। ओवर टाइम वेजेस आर ट्वाइस दी ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस। अगर वो ओवर टाइम कर रहा है, जैसे आप दिन में काम कर रहे हैं 8 घंटे और आपको नाइट को लग गई, तो अगर दिन में आप 1 घंटे करते हैं तो आप नाइट में आधा घंटा काम करेंगे तब भी उतना पैसा मिलेगा आपको। 8 घंटे का जैसे जितना मिल रहा है आपको 10,000 रुपये, तो उसका 1 घंटे का निकाल लीजिए कितना मिलेगा। और वही अगर आप रात में कर रहे हैं काम 1 घंटे की, तो आपको 2 घंटे का पैसा मिलेगा, मतलब दोगुना पैसा मिलेगा रात में करने का, अगर ओवर टाइम कर रहे हैं तब। फिर देखिए वोमेन वर्कर्स शुड बी एम्प्लॉयड ओनली फ्रॉम 6 to 7 AM। अब देखिए महिलाओं के लिए एक अच्छी बात है कि उनको टाइमिंग का प्रॉपर ध्यान रखना कि आपको 6 से 7 बजे तक ही काम करना है। सुबह 6 बजे आएंगी तो 7 बजे आएंगी, या फिर 6 बजे से पहले नहीं आएंगी, 7 के बाद उनको नहीं रोका जाएगा, उनकी एक टाइमिंग फिक्स है, इस एक्ट में लिखी हुई है। इन केस ऑफ एक्सीडेंट प्रॉपर कंपनसेशन इज टू पेड एज पर प्रोविजन। अगर किसी की दुर्घटना हो जाती है तो उसका पैसा अलग से आप लेबर को दिया जाएगा, ये लिखा हुआ इसमें। फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एवोल्यूशन एक्ट 1970 अमेंडमेंट 1946 में हुआ था, उसको 1970 में बनाया गया। इसमें क्या है, एक्ट कंटेन्स प्रोविजन फॉर इम्प्रूविंग कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। मतलब इम्प्रूविंग मतलब कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट जो लेबर का कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो ठेके पे काम करते हैं लेबर, उनकी कंडीशन में प्रोविजन फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन, उसकी कंडीशन को इम्प्रूव किया गया इस एक्ट में। इस एक्ट में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ कॉन्ट्रैक्ट और लेबर के, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेबर होते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कॉन्ट्रैक्टर्स शुड गेट द themselves रजिस्टर्ड एंड ऑब्टेन सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब कॉन्ट्रैक्टर जो होने चाहिए वो रजिस्टर्ड होने चाहिए और ऑब्टेन इफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उनका रजिस्ट्रेशन
सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये कहा गया है इसमें। फिर द वेलफेयर ऑफ हेल्थ प्रोविजन टू बी प्रोवाइडेड कॉन्ट्रैक्ट लेबर इंक्लूड रेस्ट रूम, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उसको रेस्ट रूम, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, लाइटिंग देनी चाहिए, वाटर सप्लाई और सारी सैनिटरी फैसिलिटी सारी उसको मिलनी चाहिए, ये चीज़ें कही गई। फिर फर्स्ट एड की व्यवस्था होनी चाहिए, वाशिंग आर कंटेंट दिस एक्ट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर पेमेंट ऑफ वेजेज इज वर्कर इज़ टू बी मेड विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड, पेमेंट जो है टाइमली मिलेगा, ये होना चाहिए। फिर वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923 है, इसका अमेंडमेंट हुआ था 1984 में। ओके, दिस एक्ट सोशल सिक्योरिटी ऑफ द वर्कर, ये है जो सोशल सिक्योरिटी के बारे में कहा गया इसमें। और कंपनसेशन पे पेड टू वर्कर्स केस ऑफ एक्सीडेंट सस्टेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अमाउंट डिसाइडेड अपॉन द सीरियसनेस, मतलब उसकी कंडीशन एक्सीडेंट के समय क्या है उस हिसाब से उसको पैसा मिलना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा घायल हुआ या बहुत ज़्यादा चोट लगी तो उस हिसाब से पैसा दिया जाएगा। ऐसा नहीं डिसाइड है कि चोट कैसी भी हो पैसा सेम मिलेगा, ऐसा नहीं, चोट पे डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा जितना पैसा लगता है कुल मिला के, एक्सीडेंट हुआ या कोई भी घटना हुई, चोट लग गई काम करते समय, तो उसका पैसा खुद देगी कंपनी जहाँ से वो जो काम करा रही है। फिर देखिए अंडर दिस एक्ट फाइनेंशियल रिलीफ गिवन इन फॉलोइंग केसेस, ये देखिए फाइनेंशियल रिलीफ उसको दी जाएगी, मतलब पैसे की छूट दी जाएगी इन केस ऑफ डेथ, अगर उसकी मृत्यु हो गई तब पैसे मिलेंगे उसको। फिर ऑन अकाउंट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज़, अगर कोई व्यवसाय के दौरान व्यवसाय से होने वाली डिजीज़ हो गई, जैसे कुछ लोग माइनिंग में काम करते हैं तो धुआं से दिक्कत हो जाती है, धुएँ से या फिर धूल से दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए जो डिजीज़ हो गई अगर, तो उसका पूरा पैसा देगी जो भी कंपनी काम करवाएगी। फॉर परमानेंट पार्शियल डिसेबलिशमेंट एंड हाफ मंथली पेमेंट्स फॉर टेम्परेरी डिसेबल, मतलब कि अगर उसका परमानेंट डिसेबल्ड हो रहा है या पार्शियल आधा महीने काम किया तो आधा महीने का पैसा मिलेगा, ये मतलब है। टेम्परेरी बेसिस पे भी पैसा उसको दिया जाएगा। फिर लास्ट है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में आया, इसमें क्या कहा गया कि जो ट्रेड यूनियन एसोसिएशन पर्सन फाउंड बाई मेनली पर्पज रेगुलेटिंग रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़, ये जो है ट्रेड यूनियन मेनली एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो है रिलेशन दिखाता है, रेगुलेट उसको कंट्रोल करने के लिए दोनों के, कि लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें ना हो, इसका पर्पज़ यही था ट्रेड यूनियन का। ए मिनिमम ऑफ 7 वर्कर्स कैन ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ ट्रेड यूनियन, मतलब एक ट्रेड यूनियन में मिनिमम 7 वर्कर जो है ज्वाइन हो सकते हैं। फिर देखिए द यूनियन हैज़ टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड विद अ रजिस्टर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन, मतलब रजिस्टर होना चाहिए वह जो है जो ट्रेड यूनियन जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए। फिर रिलेवेंट डिटेल्स सच एज नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मिंग द यूनियन, यूनियन बनाने का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है। फिर सब्सेक्शन रेट आर ऑल टू बी स्पेसिफाइड बिफोर रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन से पहले उसका जो है सब्सेक्शन रेट क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो इतना हम लोग इस वीडियो में करेंगे, फिर अगला अपने आप पढ़ लीजिएगा जो भी छूटा हुआ है, अगर टाइम मिलता है तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा, बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने बता दिए, उसको विस्तार से पढ़ लीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि अभी आगे और भी पेपर हैं तो सारी वीडियो यहाँ पे मिलेंगी आपको, पूरी कोशिश रहेगी जो भी टाइम मिलता है आपको प्रोवाइड कर दूँगा। सो जो है आप शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कोशिश करूँगा सॉल्यूशन देने की। थैंक यू दोस्तों, सभी को बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए।